अब हम चैप्टर 3 के जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं सबसे पहले वो करेंगे, और उसके बाद में जो पाठ के बीच में जो क्वेश्चन आए थे ना, पाठ के मध्य में जो प्रश्न थे वो करेंगे। तो सबसे पहले पीछे वाला प्रश्न करते हैं, ठीक है। अभी आपको समझना और याद करना है। तो निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये प्रश्न आप कैसे करेंगे, तो याद है आपको मैंने सक्रियता श्रेणी दिखाई थी, ठीक है। सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर जो अधिक सक्रिय धातु होता है वो नीचे वाले कम सक्रिय को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, ठीक है। तो आप सक्रियता श्रेणी में देखेंगे, देखो NaCl का विलयन और कॉपर का विलयन है, Fe है और Ag है। तो देखो इसमें अधिक सक्रिय यही है, तो कॉपर किसी भी तौर पर इसको प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसमें अधिक सक्रिय भी आयरन ही है। आप सक्रियता टेबल देखेंगे तो Ag किसी भी रूप में इसको प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक है। Mg और एल्यूमिनियम के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो Mg ऊपर आता है सक्रियता श्रेणी के अंदर, तो ये अधिक सक्रिय है, तो एल्यूमिनियम इसको प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा। लेकिन Ag और कॉपर के अंदर ध्यान रखोगे ना, तो कॉपर ऊपर आता है और Ag नीचे आता है, तो कॉपर है Ag को प्रतिस्थापित कर पाएगा, ठीक है। तो ये कैसे देखोगे आप, सक्रियता श्रेणी की टेबल देखना, कौन ऊपर है कौन नीचे है, आराम से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो AgNO3 का विलयन है, कॉपर धातु को क्या कर पाएगा, विस्थापन अभिक्रिया दिखाएगा। देखो लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए आप क्या करेंगे, तो आपको पता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जा सकती है, ठीक है। हालांकि ग्रीस लगाते हैं, ठीक है। देखो फ्राइंग पैन का पता है क्या यूज होता है, घर के अंदर को तड़का लगाने के लिए, तड़का लगाने का जो बर्तन होता है, ठीक है, ठीक है, कढ़ाई बोल दो एक तरीके से, ठीक है। अब कढ़ाई के ऊपर अगर आप ग्रीस लगाओगे तो भाई ग्रीस तो आप नहीं खा सकते ना, खाना टॉक्सिक हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। पेंट भी नहीं कर सकते, पेंट पे भी क्या होता है, एक तरीके की ऐसी चीज़ें होती है जो खाने की अखाद्य होती है ना, जहरीला होता है, तो वो भी नहीं लगा सकते। हाँ, जिंक इतनी जहरीली नहीं होती है, ये आपके स्वास्थ्य को खराब नहीं करेगी। तो जो फ्राइंग पैन यानी जो कढ़ाई होती है ना एक तरीके से, तो उसको जंग से बचाने के लिए आप जिंक की परत चढ़ा सकते हो, और लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं, यशद लेपन। क्या बोलते हैं, यशद लेपन, ठीक है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है और वो यौगिक जल में विलय होता है, तो वो कैल्शियम है, ठीक है। कैल्शियम है ना, जल के साथ में रिएक्शन करके क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का गलनांक भी बच्चों उच्च होता है, और ये वापस पानी के अंदर मिल भी जाता है, पानी के अंदर क्या मिल जाता है, या घुल भी जाता है, ठीक है। अच्छा, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेपन क्यों होता है। अच्छा, ये भी ध्यान रख लेना कि जिंक की बजाय टिन, क्योंकि जिंक की बजाय टिन थोड़ा ज़्यादा स्थायी होता है ना। अगर जिंक, वैसे जिंक का भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन अगर जिंक और टिन दो ऑप्शन है ना, तो फिर आप टिन कीजिए, क्योंकि जिंक जल्दी अभिक्रिया कर लेता है टिन की अपेक्षा, ठीक है। टिन, इन दोनों में से टिन है जो ज़्यादा स्थायी है, तो उसका यूज़ कीजिए आप, ठीक है। आपको एक हथौड़ा दे रहे हैं, एक बैटरी दे रहे हैं, एक बल्ब दे रहे हैं, तार दे रहे हैं और स्विच दे रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं साहब, हथौड़ा दे रहे हैं, बैटरी दे रहे हैं, बल्ब दे रहे हैं, तार दे रहे हैं, स्विच दे रहे हैं, और पूछा है कि आप धातुओं और अधातुओं को कैसे इनसे विभेद करेंगे। देखो धातु है, ठीक है, और ये अधातु है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हथौड़े से अगर पीटेंगे तो धातु क्या हो जाएगी, फैलेगी, है ना। धातु की चद्दर है, लोहा ले लो आप, लोहे की चद्दर को आप पीटोगे तो चद्दर क्या हो जाएगी, फैलने लग जाएगी, लेकिन अधातु क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। अच्छा, बैटरी ले लो, तो इस धातु की तार बना करके बैटरी से जोड़ोगे तो क्या होगा, करंट प्रवाहित होगा, हाँ बिल्कुल प्रवाहित होगा, है ना। इसमें अधातु में नहीं होगा। बल्ब ले लो, तो धातु के तार को बल्ब से जोड़ोगे तो बल्ब क्या करेगा, जलेगा, ये नहीं जलेगा। तार से भी आप क्या करोगे, बैटरी, बल्ब और तार को तीनों को ही जोड़ कर क्या बना दोगे एक, ये देखिए ये बैटरी जोड़ ली, ये देखिए ये बैटरी है। बैटरी को ऐसे दिखाते हैं बच्चों, ऐसे, ठीक है। ये बैटरी, ये तार, ये तार, ठीक है, ये तार है, ये बैटरी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर दिया हमने, बल्ब लगा दिया, ये बल्ब है, ठीक है। और यहाँ एक स्विच लगा दिया, यहाँ एक स्विच लगा दिया। थोड़ा अच्छा से बना देते हैं इस डायग्राम को। देखो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि हथौड़े से तो आपको बता दिया मैंने, धातु की परत को आप पीटोगे तो क्या होगा, धातु की परत तो हथौड़े से फैलेगी, लेकिन जो अधातु हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। अधातु जैसे कोयला ले लो आप, कोयले को आप हथौड़े से पीटोगे तो क्या बन जाएगा, चूरा बन जाएगा ना। लेकिन लोहे को जब आप हथौड़े से पीटोगे तो क्या बनेगा, वो फैलेगा। तो ये तो पहली चीज़ तो यहाँ से हो गई क्लियर, आपको हो गई, ठीक है। पहली चीज़ तो ये क्लियर होगी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि बैटरी, बल्ब, तार और स्विच। अच्छा, इससे अपन एक सर्किट बना लेते हैं। ये देखो बैटरी, ये देखो बैटरी कैसे दिखाते हैं,
ये बैटरी। अब एक तार लगा देते हैं, है ना, ये तार ले लेते हैं, तार को ऐसा कलर दिखा देते हैं अपन, ये तार। यहाँ कहीं एक स्विच जोड़ देते हैं, इस स्विच की जगह रख दी, ये देखो स्विच को ब्लैक कलर का दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया स्विच को, ये स्विच है, ठीक है। इस तार को यहाँ से बल्ब से जोड़ देते हैं, ये बल्ब है, ठीक है। तो बच्चों अगर ये धातु की तार होगी ना तो ये बल्ब जलेगा, ठीक है। और दूसरा एक चीज़ और ये कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं अपन, स्विच को ऑन करेंगे, इसको लिख देते हैं नाम, वैसे आप समझ गए होंगे, इसको बैटरी कहते हैं, इसको स्विच कहते हैं, स्विच, ठीक है। और ये तार हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, बल्ब, ठीक है। तो अगर अपन स्विच को ऑन करेंगे तो अगर तार में से करंट प्रवाहित हो रहा है, धातु है, नहीं तो धातु नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे जो ये बताने के, ठीक है। तो एक ये प्रश्न हो गया, आपको समझ में आ गया अच्छे से। उसके बाद में 6ठा नंबर प्रश्न है, ठीक है, कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, ठीक है। उभयधर्मी, उभय मतलब दो, दोनों धर्म रखते हैं, दोनों धर्म मतलब जो अम्ल से भी रिएक्शन करते हैं, जो क्षार से भी रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो देखो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहेंगे, तो क्या परिभाषा हो जाएगी, तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अच्छा, पूछा कि उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए, दे देंगे। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड है ना, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड है। कैसे, ये देख लो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो AlCl3 और जल बना दिया। AlCl3 क्या है, लवण है, और ये जल है। अच्छा, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये NaOH ले लो, NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है अपना आप में क्षार, तो देख लो क्षार से रिएक्शन करवाओगे, सोडियम एल्यूमिनेट बना देगा और साथ में जल बना देते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड वही तो होते हैं ना, ऐसे धातु ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके, देखो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है, क्षार के साथ भी अभिक्रिया करके है, और लवण और जल बना रहा है, तो उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण, तो एक तो उदाहरण आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड का याद होना चाहिए, एक आपको जिंक ऑक्साइड का उदाहरण याद होना चाहिए, याद कर लेना, आपको इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद का जो प्रश्न है कि दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, तथा दो ऐसी धातुएं जो नहीं कर सकती, जो अत्यधिक सक्रिय धातु होगी ना, है ना, सक्रिय धातु होगी ना, अत्यधिक सक्रिय धातु, तो वो तनु अम्ल से भी हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी, ठीक है। तो सक्रिय धातु में क्या होता है, ये ले लीजिए आप, सोडियम ले लीजिए आप, ठीक है, मैग्नीशियम ले लीजिए, ठीक है। और दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर पाती, है ना, तो वो कॉपर ले लो, जो कम सक्रियशील होती है, कॉपर और Ag ले लो, ठीक है। तो अब यहाँ आंसर में देखो मैग्नीशियम और जिंक भी दिया हुआ है, तो ये भी कर सकते हैं आप, सोडियम और मैग्नीशियम भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम और जिंक भी लिख सकते हैं। जो अधिक सक्रिय धातु है ना, सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर आ रही है, वो उनमें से कोई भी दो लिख सकते हैं, ठीक है। और जो दो धातुएं ऐसा नहीं कर सकती, वो सक्रियता श्रेणी में जो नीचे आ रही, सक्रियता श्रेणी याद है ना, अच्छे से याद कर लेना आप, ठीक है, बहुत जरूरी है। उसके बाद में जो अगला सवाल है कि किसी धातु M के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघटन कैसे बनाएंगे। कोई धातु M है का हमको विद्युत अपघटनीय परीक्षण करना है, तो एनोड, कैथोड, देखो इसको भी ये समझते हैं आप, एक खाली पेज ले ले, है ना, या यहीं कर दे, खाली पेज ले लेते हैं, ये दो खाली पेज ले लिया, ठीक है। कोई धातु M है तो सबसे पहले एक बीकर लेंगे अपन, पात्र लेंगे, ये देखो, तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, एक पात्र बनाएंगे, ठीक है। कोई भी बर्तन या पात्र बनाएंगे, ये देखो पात्र ले लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कोई धातु, देखो इसको प्रश्न के हिसाब से चलेंगे अपन, ठीक है। तो कह रहा है कोई धातु M है का विद्युत अपघटनीय परिक्षण एनोड बनाता है, ठीक है। तो पता है एनोड क्या होता है बच्चों, एनोड होता है अशुद्ध धातु की जो रोड होती है, रोड होती है ना, मतलब डंडा जो, या जो भी कह सकते हैं, अशुद्ध धातु का बना होता है ये, ठीक है। तो अशुद्ध धातु का बना होता है, ठीक है। और कैथोड क्या होता है, क्या, ये थोड़ी मोटी परत होती है, मोटी रोड होती है, मोटी रोड समझ लो आप, ठीक है। कैथोड क्या होती है, पतली होती है और शुद्ध धातु की बनी हुई होती है, मतलब धातु की प्योरिटी, है ना, उसमें प्योर धातु, जैसे अपन लोहे का बना रहे हैं, मान लीजिए धातु M है, ठीक है, तो वो लोहा ही है, या कॉपर मान लीजिए, तांबा है, ठीक है। तो जो भी मान लीजिए, तो कॉपर मान लेते हैं। तो जो ये देख लो एनोड बनाते हैं अपन, तो ये देखो एनोड क्या होगा, अशुद्ध होगा, मतलब इसमें कोई और भी धातु मिक्स होगी साथ में, ये मान लो थोड़ा दो धातु मिक्स, ये तो एक ही हो गई, ये देखो थोड़ी मोटी भी है और मिक्स भी कर दिया हमने इसको, है ना, इस तरीके से। अशुद्ध भी है, बीच में अशुद्धि डाल देते हैं, ये मान लीजिए अशुद्धि है थोड़ी बहुत,
ये तो होगी एनोड। कैथोड एकदम शुद्ध धातु, प्योर धातु की बनी हुई पतली परत, ये देख लो, ठीक है। एनोड बना दिया, ठीक है, कैथोड बना दिया, ठीक है। और विद्युत अपकरणीय परिसरण के अंदर विद्युत अपघटन कैसे बनाएंगे? अब अपघटन में पता क्या करेंगे, जैसे मान लो धातु कॉपर है ना, तो कॉपर सल्फेट का या कॉपर का थोड़ा सा विलयन डाल देंगे यहाँ पर, कॉपर सल्फेट का विलयन, जलीय विलयन, थोड़ा जल के साथ मिक्स करते हुए ये डाल देंगे, ठीक है। अब ऊपर क्या लगा देंगे, एक बैटरी लगा देंगे। बैटरी को रेड कलर से दिखा देते हैं अपन, इस तरह बैटरी को दिखाते हैं। ये बन गया आपका, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, कैथोड, इस पे माइनस चार्ज होता है, ये एनोड, इस पे प्लस चार्ज होता है, ये बैटरी, और ये धातु M का विलयन, जलीय विलयन, विलयन लिख दिया मैंने, विलयन होता है, और ये पूरा पात्र, ठीक है। हो गया कैथोड, एनोड, धातु M का जलीय विलयन, बैटरी, और ये पात्र बन गया, ठीक है। इसी तरह से बना देते हैं। उसके बाद में है कि प्रत्युष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला, स्पैचुला मतलब बर्तन में लेकर उसे गर्म किया, ठीक है। चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उसने गैस, उत्सर्जित गैस को इकट्ठा किया। अच्छा, जब सल्फर चूर्ण होता है ना, सल्फर चूर्ण पता है क्या होता है, सल्फर इस तरीके से जब आप उसको गर्म करते हो, मतलब उसको जला रहे हो, यानी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हो, तो उसमें से कौन सी गैस निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस निकलेगी। तो गैस कौन सी गैस निकल रही है जब वो उत्सर्जित कर रहा है, तो बच्चों वो सल्फर डाई गैस निकलेगी। फिर ये सूखे लिटमस पत्र पर क्या करेगी, सूखे लिटमस पत्र पर सल्फर डाइऑक्साइड कुछ नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन आर्द्र लिटमस पत्र पर क्या करेगी, आर्द्र लिटमस पत्र का मतलब है कि उस लिटमस पेपर में पानी है, तो ये क्या करेगा, पानी से रिएक्शन करवा के सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा बच्चों। क्या बना देगा, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। अब बताओ अम्ल लिटमस पेपर के साथ में क्या करता है, अम्ल तो लिटमस पेपर को लाल कर देता है ना, नीले लिटमस पेपर को, है ना, तो ये करेगा, ठीक है। ये अभिक्रिया होगी, अतः अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है। और सूखे लिटमस पेपर पर कोई प्रक्रिया नहीं होती, समझ में आ गया आपको, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि इस अभिक्रिया को क्या लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए। तो एक तो लोहे पर पेंट कर लो, है ना, ग्रीस कर लो, तेल लगा लो, पेंट कर लो, या यशद लेपन कर लो। क्या कर लो, यशद लेपन कर लो, ठीक है। आपको पता ही है यशद लेपन में क्या करते हैं, जिंक की परत जाते हैं, ठीक है। अब जो सवाल है वो ये कह रहा है कि ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है। तो अधातुएं जैसे सल्फर है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो क्या बनाएगी, तो इसके क्या बना देगी, सल्फर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बना देगी, SO3 बना देगी। नाइट्रोजन क्या बना देगा, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO3 बना देगा। ये क्या बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, या कार्बोनेट बना देगा, है ना, ये तो बनाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। तो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाती है, अम्लीय और उदासीन। तो अच्छा, ये अम्लीय होते हैं ऑक्साइड, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O है, H2O भी तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनती है, ठीक है। ये उदासीन है। तो देखो कैसे याद करोगे उस चीज़ को, तो ध्यान में रखना, ऐसे बोलोगे कि ऑक्सीजन के साथ में संयुक्त होकर अधातुएं 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाती है, एक अम्लीय, उदासीन। अम्लीय में फिर ये उदाहरण दे दोगे, SO2 SO3 NO2 NO3, और उदासीन में ये उदाहरण दे दोगे, ठीक है। कारण बताइए कि प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए होता है। देखो ये सक्रियता श्रेणी के अंदर सबसे नीचे आती है, सबसे नीचे आती है, इसका मतलब ये सबसे कम सक्रिय होती है ना, या मतलब लगभग निष्क्रिय ही होती है ना, तभी तो हम इसका आभूषण बनाने में प्रयोग कर रहे हैं। वरना सोचो कि ऐसा हो कि ये तो बहुत सक्रिय धातु है सोना, ठीक है, पहनते ही आग लग गई, आभूषण बनाया है, सोडियम की तरह है, हवा के टच में आया आग लग गई, या फिर चलो लोहे की तरह है, 10-15 दिन पहना, 20 दिन 25 दिन, और क्या लग गया इसमें, जंग लग गया, ठीक है। फिर तो वो आभूषण किसी काम का नहीं होगा ना, जंग लगने के बाद लोहा खराब हो जाता है, लोहे का वजन कम हो जाता है, सोने की तो चमक ही खत्म हो जाएगी, सोने का जो महंगापन है इस वजह से तो इतना महंगा होता है वही खत्म हो जाएगा। तो ये आभूषण बनाने के लिए इसीलिए प्रयोग होता है क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील धातु होती है, जल्दी से आसानी से क्रिया नहीं करती है, इनकी चमक हमेशा बनी हुई रहती है। ये धातुएं अघार्तवर्धिनी या तन्य होती है, मतलब इनको आप खींच के, इनको तारों को खींच करके सुंदर 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 डिजाइन बना सकते हो, ठीक है। तो ये सब वो कारण है जिसकी वजह से क्या होती है, ये आभूषण के लिए उपयोगी थी। देखो प्लेटिनम, सोना, चांदी सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे होती है, अर्थात इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, अतः ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन में नमी तथा अम्लों से भी आसानी से क्रिया नहीं करती, इनका संक्षारण भी नहीं होता, जिससे इनकी चमक क्या है, बरकरार रहती है। ये धातुएं अघातवर्धनीय तथा तन्य होती है, इन्हीं कारणों से जो इनका उपयोग है आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। अब ये देखो, ये है कि सोडियम का मतलब क्या होता है बच्चों, Na, ठीक है। पोटेशियम K और लिथियम को तेल के अंदर क्यों सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि ये धातुएं इतनी
ज़्यादा क्रियाशील होती है कि ये क्या करती है, तुरंत खुला छोड़ते ही आग पकड़ लेगी, क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है। इसलिए इनको केरोसिन तेल के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर है जो रखते हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ना और याद करना। एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के लिए किया जाता है। ठीक है, हाँ एल्यूमिनियम क्रियाशील वाला धातु है। आजकल कई लोग हैं जो घरों में बात भी करते हैं मैं एल्यूमिनियम के बर्तन यूज़ नहीं करने, और नहीं भी करते कई लोग, क्रियाशील धातु, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग है जो खाना बनाने के बर्तन में किया जाता है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, ये एल्यूमिनियम क्या कहते हैं, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है, और ये ऑक्साइड है ना, तो ये क्या कर देती है, इतना जल्दी जो एल्यूमिनियम को ख़राब नहीं करती है, एल्यूमिनियम को नहीं, एल्यूमिनियम की क्रियाशीलता को क्या कर देती है, क्रियाशीलता को कम कर देती है। ठीक है, इसके लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये याद कर लेना। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है अपने तांबे के मलिन बर्तन को, तांबे के जो मेले बर्तन है या खराब बर्तन है, गंदे बर्तन है, नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं। ऐसे देखा होगा, ऐसा क्यों? देखो, तांबा होता है ना, कॉपर, ये बाहर जो वातावरण के अंदर CO2 है ना, या O2 इसे रिएक्शन करके क्या बना देता है, CuCO3 है ना, या Cu2O3 ऐसा बना देता है। तो क्या करते हैं, नींबू या जब इमली का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये CuCO3 या CuO2 की परत हट जाती है और प्योर कॉपर है जो तांबा है चमकने लग जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लेना ना, मैंने आपको समझाया है, आप लाइन बाय लाइन याद करेंगे। ठीक है, तभी पेपर में नंबर आएंगे। ठीक है, रासायनिक गुण धर्म के आधार पर ये क्वेश्चन भी अच्छा है, आ सकता है। धातुओं एवं अधातु में विभेद कीजिए। ठीक है, तो देखो धातु, ये क्वेश्चन आ सकता है, धातु विद्युत धनी होते हैं। धातु देखो सोडियम प्लस, ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन कैसे क्लोरीन को दे दिया था, याद है आपको? ठीक है, और धनायन बना देता है, ये देखो धनायन बना देता है। जबकि अधातुएं विद्युत ऋणी होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना देती है। तो ये आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। क्या बोला मैंने? ठीक है, जो धातु होते हैं ना वो विद्युत धनी होते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, धनायन बना लेते हैं। जबकि अधातु में क्या होती है, विद्युत ऋणी होती है, इलेक्ट्रॉन ले लेती है और ऋणायन बना देती है। धातु जब वायु में आप दहन करेंगे तो क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि अधातुएं अम्लीय और उदासीन दोनों प्रकार के ऑक्साइड बनाती है। क्षारीय नहीं बनाती, क्षारीय सिर्फ धातु बनाती है। धातुओं के ऑक्साइड जल से रिएक्शन करके फिर क्षार बनाते हैं तथा अम्ल से क्रिया करके लवण बनाते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड जल से रिएक्शन करके अम्ल बनाते हैं और क्षार से रिएक्शन करके लवण बनाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना। धातुएं जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस देती है। हमने पहले रिएक्शन करके देखी है ना, देखिए हर चीज़ देखी है हमने। धातुएं हैं तो जल से रिएक्शन करके क्या दे देती है, आपको पता है? जल से रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड, ठीक है, Na2O और हाइड्रोजन गैस देती है, दी थी। ठीक है, जबकि अधातु में ऐसा नहीं होता। धातु तनु हाइड्रोजन अम्लों के साथ में रिएक्शन करके किया था ना, ये जैसी धातु है Na2, ये तनु हाइड्रोजन HCl के साथ में रिएक्शन करके क्या बना रही थी? ठीक है, 2NaCl नमक बना रही थी और साथ में H2 गैस दे रही थी, तो लवण और H2 गैस बना रही थी ना। जबकि अधातु तनु अम्लों से रिएक्शन नहीं करती। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद में कहता है कि एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बन के जाता है, उससे पुराने व मलिन सोने के आभूषणों पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचता है। वो कहता है कि देखिए आपके घर में जितने भी सोना चांदी के जेवरात है, जवाहरात है, ज्वेलरी, वो सब ले आओ, मैं उसको क्या कर दूंगा, चमका दूंगा। ठीक है, कोई संदेह किए बिना ये एक महिला अपने सोने का कंगन उसे देती है, जिसे वो एक विशेष विलियन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगता है, लेकिन उसका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। ठीक है, आप कैसे पता लगाएंगे? देखो वो विलियन पता किसका था? एक्वारेजिया का था। किसका था? एक्वारेजिया का था। अम्लराज, याद आ गया आपको? क्या HCl 3 में, HNO3 1 में, है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 में और HNO3 नाइट्रिक अम्ल 1 में जब डालते हैं तो जो बनता है उसे कहते हैं एक्वारेजिया या अम्लराज। इसमें प्रत्येक धातु घुल जाती है। देखो अकेले HCl में डालोगे ना आप सोना तो नहीं घुलेगा, अकेले HNO3 में डालोगे ना तो नहीं घुलेगा, लेकिन इन दोनों के 3:1 के मिश्रण से जो एक्वारेजिया बनता है उसमें डालोगे घुल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो ढोंगी होता है सुनार, वो एक्वारेजिया लेके आता है और एक्वारेजिया के अंदर क्या करता है, सोने को डालता है और यूँ बाहर निकाल लेता है चिमटे की सहायता से। सोना घुल के आधा नीचे इसी में रह जाता है और वो सब कुछ होता है जो भी फ्रॉड होता है। ठीक है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का, गर्म जल का टैंक समझ गए आप, गीजर। ठीक है, गीजर जो होता है ना तांबे का यूज़ होता है और लोहे का यूज़ नहीं होता। उसकी वजह देखो भाई, लोहा है ना, लोहा है, वो गर्म जल के साथ में रिएक्शन करके क्या कर लेगा, जंग कर लगवा लेगा अपने।
है ना। तो लोहे में तो बहुत जल्दी जंग लग जाएगी। तो जिन गीजर के अंदर लोहा होता है ना, या तांबा बहुत कम मात्रा में होता है, वो गीजर फिर लंबे समय तक चलते भी नहीं, उनमें जंग लग जाती है। ठीक है, तो तांबे का गीजर होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, तांबा जल्दी से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो ये तो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हमने सारे कर लिए। ठीक है, अब ये जो पाठ्य पुस्तक के बीच में जो प्रश्न दिए वो भी याद करना। आप बोर्ड के बच्चे हैं तो ये आ सकता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव धातु, तो याद है आपको मरकरी, पारा जिसको कहते थे। ठीक है, या पारा, ये कमरे के ताप पर द्रव द्रव रूप में रहती है। ठीक है, ऐसी धातु जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये ऐसी धातु जो चाकू से आसानी, एकदम जैसे पनीर होता है ना, पनीर की जैसी होती है। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु होती है, तो चांदी होती है बच्चों। ठीक है, चांदी, एजी, सिल्वर या चांदी। ठीक है, उष्मा की कुचालक कौन सी है, तो लेड और मरकरी, याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है इस तरह के सवाल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि अघातवर्धीय तन्य का मतलब, अघातवर्धीय मतलब धातु को आप कितना भी आघात करो, आघात मतलब पीटो, आप उसको पीटो तो वो पतली पीटो तो आप क्या बन जाएगी, पतली चादर बन जाएगी। ठीक है, और तन्य मतलब खींचो इसको आप, तो तार को खींचो जैसे, है ना, धात्विक तार को ही आप खींच सकते हो, है ना। कोयले को खींच के दिखाओ, देखे कितना खींच पाओगे, नहीं खींच पाओगे। अघातवर्धीय मतलब कुछ धातु को पीट कर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है, और इस गुण को अघातवर्धनीय कहते हैं, और ऐसे इसी कारण धातु को अघातवर्धी धातु कहते हैं। सोना और चांदी सबसे अधिक अघातवर्धी धातु है। ठीक है, तन्य मतलब धातुओं के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता। ठीक है, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर तक लंबा तार बना जा सकता है। हाँ, फिर वो दिखेगा नहीं आपको सोना। ठीक है, चलो सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है। साधारणतः आप जैसे इसको वायु में रखोगे ना तो ये आग पकड़ लेगी, इसीलिए इसको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, ताकि ये अभिक्रिया ना कर पाए। ठीक है, उसके अलावा देखो अभिक्रिया करवानी है भाप के साथ आयरन की, आयरन का मतलब लोहा, भाप मतलब ये देखो आयरन ले लिया हमने, और अच्छा ये गलत चीज़ यहाँ डाल दी, आयरन ले लिया, चलो यहाँ रिएक्शन करते हैं, आप समझ जाना। और ये भाप H2O। ठीक है, तो ये पता क्या बनाएगा, Fe3O4। ठीक है, और H2 गैस। अब इस समीकरण को संतुलित करना आपको सिखाया था मैंने चैप्टर 1 में, तो आप वहाँ से समीकरण को संतुलित कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो जब भी आप, कहने का मतलब आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। ठीक है, और उसके बाद में ये है कि कैल्शियम के जल के साथ अभिक्रिया करवाओ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। पोटेशियम के जल के साथ रिएक्शन करवाओ तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, और उसमें ऊर्जा निकलेगी, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन पहले दूसरे वाला को कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो चौथा वाला प्रश्न है कि अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है। ठीक है, तो कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, पहला तो यही पार्ट कर लेते हैं। अभिक्रियाशील धातु कोई भी ले लो आप। ठीक है, जैसे सोडियम ले लो, सोडियम को HCl में डालते हैं अपन, तो कौन सी गैस निकलेगी, देखो देखो 2NaCl बन जाएगा और H2 गैस निकलेगी, यही तो निकलती है ना। तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा कि H2 गैस निकलती है। फिर कहते हैं कि आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया, आयरन और ये H2SO4 ले लो तो FeSO4 और H2। ठीक है, फेरस सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। उसके बाद में प्रश्न है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है। ये जिंक है, ठीक है, और ये आयरन सल्फेट का विलयन है। ठीक है, तो क्या होता है, आयरन सल्फेट का जो विलयन होता है ना बच्चों, वो हरा रंग का होता है। जैसे ही आप जिंक को डालेंगे तो जिंक क्या करेगा, इसको प्रतिस्थापित कर देगा, यानी जिंक क्या SO4 को साथ ले लेगा अपने, तो जड़न SO4 बना देगा और आयरन अकेला रह जाएगा। ठीक है, तो ये जिंक सल्फेट और ये आयरन हो गया। तो पहले ये आयरन सल्फेट का विलयन हरे रंग का था, अब चूंकि इसमें से आयरन उड़ गया है, हटा दिया गया जिंक ने, तो ये जिंक सल्फेट बन जाएगा और जिंक सल्फेट का विलयन रंगहीन होता है। ठीक है, अब ये याद कर लेना आप। ठीक है, सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आ सकता है। तो सोडियम की ऐसे बनाओगे, ऑक्सीजन की 1 2 3 4 5 6 संयोजकता दिखाओगे और मैग्नीशियम की 2 दिखाओगे। ठीक है, अब ये देखो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से Na2O और MgO का निर्माण बनाता है। ठीक है, तो देखो अब इसको अलग पेज पे समझाओ या इसी पेज पे समझाओ, इसी पेज पर कोशिश करते हैं। यहाँ स्पेस तो है। सबसे पहले अपन Na2O को बनाने का प्रयास करते हैं। आपको पता है ना कि सोडियम 11 नंबर पे आता है, यानी सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन में 2 8 और 1, तो एक बार वाला बच जाता है, इसको बार वाला देना पड़ता है। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है। ठीक है, तो हमने यहाँ 2 सोडियम लिए, तो ये लो एक सोडियम, ये कह रहा है मेरे से 1 इलेक्ट्रॉन ले जाओ, दूसरा वाला कह रहा है मेरे से 1 इलेक्ट्रॉन ले जाओ। अब ऑक्सीजन को कितने चाहिए, ऑक्सीजन देखेंगे ना आप बच्चों, तो ऑक्सीजन है 16 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे। तो 2 8 2 8 10 और 6,
तो इसमें 6, देखो बाहर 8 पूरे होने चाहिए, 8 पूरे होने चाहिए, तो इसके तो 8 पूरे नहीं होंगे, तो ये कह रहा है मेरे से तो एक ले ही जाओ, तो ये ले जाओ, ये ले जाओ, इसको 2 दे दो तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो पता है क्या होता है, ये रहा ऑक्सीजन बैठा, ठीक है, और ये बैठे सोडियम, दोनों ये अपने एक एक किसको देने को तैयार है इलेक्ट्रॉन, ये भी, और ये दोनों लेने को तैयार हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये इस प्रकार से हो जाती है। सोडियम के पास बाहर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ऑक्सीजन के पास बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक अपना दे देता है, एक अपना दे देता है, तो सोडियम क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है, दोनों, एक इसने दे दिया, एक इसने दे दिया, तो 2 प्लस के साइन आ जाते हैं। ऑक्सीजन के पास में 2 माइनस के साइन आ जाते हैं, और ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये जो दिए हुए आगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे हो गए, तो ये बन गया Na2O, ठीक है। अब हम ऐसी प्रकार से बनाते हैं, इस वीडियो को 2 बार देख लेना, है ना। मैग्नीशियम O बनाते हैं, तो बच्चों जो मैग्नीशियम है वो आता है 12 नंबर पर, ठीक है। तो मैग्नीशियम में 2 8 और 2 2 8 10 10 2 12। अब ये क्या करेगा, या तो इसको कोई 6 दे दो, या इसे 2 ले जाओ, 6 तो अब कहाँ से लाए, तो 2 ले ही जाओ, यही आसान है, ठीक है। तो ये 2 देने को तैयार है। ऑक्सीजन आता है बच्चों 16 नंबर पर, 2 8 6, 12 8 पूरे करने हमें। तो अब स्थिति में क्या होती है, या तो 2 दे दो कोई, या इसे 6 ले जाओ। 6 ले जाना भारी काम है, 2 देना आसान है, तो फिर क्या करेगा, ये 2 ले लेगा। तो ये क्या होता है, जैसे मैग्नीशियम के पास बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के पास बाहर 6 है, 2 इसकी ज़रूरत है, तो ये इस वाले 2 है, ये भी ले लेगा, ले लिए, तो ये बन जाएंगे Mg+2, ये 2 दे रहा है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो Mg+2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये देखो ऑक्सीजन के पास ही -2 आ जाएगा, MgO। तो इसमें क्या बन रहा है बच्चों, सोडियम धनायन बनेगा और ऑक्सीजन ऋणायन बनेगा, ऑक्सीजन ले रहा है। इसमें मैग्नीशियम धनायन बनेगा, ये देखो धनायन पॉजिटिव, और ऑक्सीजन क्या बनेगा, ऋणायन नेगेटिव। धनायन मतलब पॉजिटिव, ऋणायन मतलब नेगेटिव, ठीक है, समझ गए आप, ठीक है, अच्छे से कर लेना। उसके बाद में इन यौगिकों में कौन सा आयन है, जैसे Na2O, ठीक है। तो बच्चों इसमें पता है क्या है, Na तो प्लस में है, ठीक है, ऑक्सीजन -2 है, दो Na ना +2 होगी, ठीक है। तो सोडियम क्या है, धनायन है, ऑक्सीजन क्या है, ऋणायन। MgO में बच्चों, Mg में +2 होता है और ऑक्सीजन में -2 होता है, तो मैग्नीशियम धनायन होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऋणायन होता है। उसके बाद में ये आता है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। देखो आयनिक यौगिकों में जो ये आयन होता है ना, जैसे आयनिक यौगिक है NaCl, ठीक है, तो Na और Cl के मध्य प्रबल अंतर आयनिक बल होता है, क्योंकि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो प्लस माइनस बहुत तेजी से आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो जो आयनिक यौगिकों में धनायन और ऋणायन के मध्य प्रबल अंतर आयनिक बल होता है, इस कारण क्या होता है, जल्दी से गर्म नहीं होते, ठीक है। अंतर आयनिक प्रबल आकर्षण बल के कारण जल्दी से क्या होता है, टूटते नहीं है, इसके कारण इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। अब देखो निम्न पदों को परिभाषा दीजिए। देखिए खनिज क्या होते हैं, खनिज जो पृथ्वी के अंदर आपको जो निकलते हैं, है ना, तो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। अब आइए, जो खनिज, ऐसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा ज़्यादा होती है, जो हमारे लिए लाभदायक है, उसको अयस्क बोलते हैं। तो कुछ स्थानों पर जो खनिज में कोई विशेष धातु काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, जिन्हें निकालना लाभकारी होता है, ऐसे खनिजों को अयस्क कहते हैं। जैसे लेड का अयस्क कौन सा, गैलेना PbS, ठीक है। गैंग का मतलब खनिज में जो अशुद्धियाँ होती है, तो पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में जो मिट्टी, रेत, तेल आदि जो भी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं उन्हें गैंग कहते हैं, ठीक है। 2 धातुओं के नाम बताएं जो प्रकृति मुक्त अवस्था में, यानी जो सबसे कम अभिक्रियाशील है, कम सक्रिय है, सबसे कम सक्रिय है, जो सबसे पे नीचे आता है उस सक्रियता श्रेणी के अंदर, तो वो सोना और प्लेटिनम ले लीजिए, ठीक है। चांदी भी ले सकते हैं आप, ठीक है। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग करना पड़ता है, तो ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड जैसे ZnO था, ठीक है, ZnO से हमको जिंक निकालना था, ठीक है, ZnO से हमको क्या बनाना था, जिंक बनाना था। तो हमने क्या किया कि इसको कार्बन से रिएक्शन करवाया ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाए, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन को हटाया ना, तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए क्या बोलते हैं, अपचयन प्रक्रम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, किस रासायनिक प्रक्रम का प्रयोग करते हैं, अपचयन प्रक्रम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब अगला वाला प्रश्न है कि जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर के धातु ऑक्साइडों को, अच्छा ये इसके लिए भी सक्रियता श्रेणी की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला प्रश्न छोड़ा था ना, उसके साथ में करेंगे, ठीक है ना, दोनों को साथ में करेंगे सक्रियता श्रेणी देखते हुए। अब ये है ये वाला प्रश्न कि कौन सी धातु आसानी से संसारित नहीं होती है,
ठीक है। तो जो कम सक्रिय धातु होती है ना, तो वे धातु हैं जो जल वायु अम्लों के साथ अभिक्रिया जल्दी से नहीं करती है, सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे पाई जाती है, वो सोना और प्लेटिनम। मिश्र धातु क्या होते हैं, ये याद करना, छोटे सवाल आ जाते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इसके लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाते हैं और फिर आपस में मिला देते हैं, उनको मिला करके ठंडा करके बना देते हैं। ठीक है। अब जो दो सवाल छूटे सक्रियता श्रेणी वाले वो कर लेते हैं, फिर इसी के साथ में खत्म हुआ। ठीक है। तो एक तो ये सवाल था, तो इसके लिए पहले सबसे पहले आप सक्रियता श्रेणी को देख लो अच्छे से। तो ये जो सबसे ऊपर वाले जो तत्व होते हैं ना, आपको पता है, जैसे कि मैं जिंक और ये इसके साथ रिएक्शन करवाऊँ तो जिंक इसको प्रतिस्थापित कर देगा, है ना। जैसे जिंक की सोडियम के साथ में रिएक्शन कराऊँ तो सोडियम क्या करेगा, अधिक सक्रिय धातु होता है वो कम सक्रिय धातु को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। ये बात तो आप समझते हो, अच्छे से समझाए वो वाली क्लास वापस देख लेना। ठीक है। अब ये कहते हैं कि ABCD 4 धातु के नमूने हैं, एक एक करके निम्न विलयन में डाला है। ए को पहले आयरन सल्फेट के विलयन में डाला है, फिर कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला है, फिर जिंक सल्फेट, नाइट्रस सल्फेट, ये कुछ दिया हुआ नहीं है इन लोगों ने। ठीक है। और जैसे बी को डाला है हमने इसमें 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 इसमें, सी को इसमें 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 डाला है। तो अब इन सवालों के जवाब चाहिए। कहते हैं कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है। देखो सबसे पहले तो ना आप इनको मार्क करो कि आयरन कहाँ आ रहा है। ठीक है। तो ये देखो बच्चों, यहाँ आयरन सल्फेट दिया हुआ है ना, तो ये देखो आयरन कहाँ पर आ रहा है, ये देखो यहाँ आ रहा है आयरन। थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, थोड़ा ये वाला कलर यूज़ कर लेते हैं। आयरन यहाँ आ रहा है। ठीक है। कॉपर सल्फेट, कॉपर कहाँ पर आ रहा है, ये देखो यहाँ आ रहा है। जिंक सल्फेट, जिंक आ रहा है, ये देखो यहाँ आ रहा है। और सिल्वर, सिल्वर यहाँ आ रहा है। तो ये जो धातु है ना, ठीक है, ये जो धातु है ना, आप देखो आयरन को भी प्रतिस्थापित कर रही है, आयरन को भी प्रतिस्थापित कर रही है, यहाँ को प्रतिस्थापित कर रही है। अच्छा, आयरन से ऊपर कौन है, जिंक है। क्या जिंक को कोई प्रतिस्थापित कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये जो धातु है ना, ये आयरन को प्रतिस्थापित कर रहा है, और तो कोई धातु है ही नहीं जो इससे भी बड़ी हो। इससे बड़ी तो फिर ये भाई कोई जिंक को प्रतिस्थापित करता, तो जिंक को तो कोई कर ही ना है, इससे ऊपर तो यही है। तो इसका मतलब जो इसको प्रतिस्थापित कर रहा है ना, वो इसके ऊपर की होगी, इसके ऊपर कोई धातु होगी, यानी वो सबसे सक्रिय धातु होगी। तो जो ए है ना, तो ये पूछ रहा है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो जो धातु बी है ना, ये वाली बी, ये जो आयरन को भी प्रतिस्थापित कर रही है, वो सबसे अभिक्रियाशील है। फिर ये पूछता है धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। अरे भाई साहब, जो इसको ही प्रतिस्थापित कर रही है, इसका मतलब इसके ऊपर की होगी कोई ना कोई धातु। तो कॉपर तो इसके नीचे है, आराम से प्रतिस्थापित कर देगी। तो धातु बी को अगर कॉपर सल्फेट में विलयन में डालेंगे ना, तो कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देगी। अब विस्थापित करेगी तो क्या हुआ कि कॉपर सल्फेट का रंग होता है ना, नीला होता है। जब भी धातु विस्थापित करेगी तो वो रंग भी क्या हो जाएगा, नीला रंग हट जाएगा। ठीक है। उसके बाद में पूछता है कि ABCD की अभिक्रियाशीलता के रूप में रखिए। तो देखो सबसे अभिक्रियाशीलता तो बी है, ठीक है, क्योंकि सबसे ऊपर है। फिर देखो, फिर आयरन के नीचे कौन आ रहा है, कॉपर। कॉपर को प्रतिस्थापित कौन कर रहा है, कॉपर को प्रतिस्थापित कर रहा है ये धातु ए। तो बी के बाद में सबसे सक्रिय ए होगी, है ना। थोड़ा इस वाले से लिख देते हैं। उसके बाद में देखो फिर इसके नीचे कौन आ रहा है, फिर तो नीचे भाई Ag आ रहा है, और क्या आ रहा है, Ag को प्रतिस्थापित कौन कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट को कौन कर रहा है, तो ये वाली धातु करी, धातु नंबर सी। तो धातु नंबर सी अभिक्रियाशील है। ठीक है। फिर कोई डी तो किसी को प्रतिस्थापित नहीं करे, फिर लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं है तो डी का नाम दे दो। तो BACD, ये इसका तरीका हुआ। समझ में आ गया। सक्रियता श्रेणी को ध्यान में रखना होगा आपको। ठीक है। अब उसके बाद में हमें जो क्या करते हैं, वो एक सवाल और था 61 नंबर, वो कर लेते हैं, फिर खत्म हो गए सारे सवाल, और आपको याद करने एक एक। ठीक है। तो ये देखिए कि जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। अब इनको जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर साथ में गर्म करते हैं। ठीक है। तो आप सक्रियता श्रेणी में जाओ, देखो ये रही सक्रियता श्रेणी, ये रही सक्रियता श्रेणी। ठीक है। जिंक कहाँ है, इसको वहाँ से वहाँ ला नहीं सकते ना। जिंक कहाँ पर है, ये रहा जिंक। और क्या था, कॉपर था, और क्या था उसके अंदर, जिंक था। 61 नंबर पे कहाँ चला गया प्रश्न, ये रहा जिंक था, मैग्नीशियम था, कॉपर था। ठीक है। जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर। अब आप ही मुझे बता दो, यहीं पर ही, यहीं से लेकर चलते हैं कि इनमें सबसे सक्रिय कौन सी होगी, जो सबसे ऊपर है, यानी मैग्नीशियम सबसे सक्रिय होगी, उसके बाद में जिंक होगी, और उसके बाद में कौन सी होगी, कॉपर। तो मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, ये बात लेकर हम वहाँ जाते हैं। तो मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इनकी क्रियाशीलता का क्या क्रम होगा। ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार से घटित होगी। तो ये देखो सबसे ज़्यादा क्रियाशील मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है। तो जब जिंक को जिंक में डालेंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी,
लेकिन मैग्नीशियम में डालेंगे तो जिंक तो मैग्नीशियम को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा सक्रिय है जिंक से, तो नहीं कर पाएगा। लेकिन कॉपर से तो जिंक देखो वापस समझो, इनकी सक्रियता श्रेणी हमें पता चल गई। वापस यहाँ लिख देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं, मैग्नीशियम जिंक और फिर कॉपर, या फिर ऊपर नीचे लिख देते हैं। आपको उसी तरह से याद किया ना आपने, मैग्नीशियम फिर जिंक और सबसे नीचे कॉपर। ठीक है, अब देखो आप, जब जिंक ऑक्साइड की जिंक के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभिक्रिया ही नहीं होगी, मतलब रिएक्शन नहीं होगी। लिख देते हैं रिएक्शन नहीं। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की कॉपर के साथ में सेम ही तो है, क्या होगा? कुछ ही नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं होगी। एक तो चीज़ सॉल्व हुई। अब आप एक बात बताओ, अगर जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से करवा दे तो क्या जिंक मैग्नीशियम को प्रतिस्थापित कर पाएगा? नहीं, जिंक तो नीचे आ रहा है, तो प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा। लेकिन जिंक कॉपर देखो नीचे आ रहा है, तो यहाँ जो विस्थापन अभिक्रिया जो क्या कर पाएगा, वो कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो होगा, उसको एक नए पेज पे कर लेते हैं अपन, या इसमें लिख दूं मैं, है ना, लिख दूं मैं। देखो, इसको एक तरीका बताते हैं आपको। जिंक ऑक्साइड जिंक के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, कॉपर ऑक्साइड कॉपर के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो, ये जो मैग्नीशियम है ना, ये सबको प्रतिस्थापित कर सकता है, जिंक को भी कर देगा, कॉपर को भी, क्योंकि तो दोनों इसके नीचे आ रहे हैं। तो बचे हुए में देखो, मैग्नीशियम जिंक को क्या कर देगा? विस्थापन अभिक्रिया होगी, तो यहाँ विस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक है, यहाँ भी विस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक है, अब देखो बच्चों, जिंक सिर्फ कॉपर को विस्थापित कर सकता है और किसी को नहीं कर सकता, तो जिंक की कॉपर वाले लाइन में विस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक है, यहाँ फिर नहीं होगी विस्थापन अभिक्रिया। कॉपर ऑक्साइड तो कॉपर के तो दोनों ही ऊपर आ रहे हैं, किसी को विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो यहाँ भी विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी, यहाँ भी विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, ये वाली थ्योरी आप देख लेना। ठीक है, तो इसी के साथ पूरा खत्म होता है चैप्टर 3, और आप अच्छे से याद कर लेना। कल चैप्टर 4 चालू करेंगे, 4, 5, 6 और 7, लगभग ये चारों चैप्टर अगले 3 दिनों में होने वाले हैं। ठीक है।